Hello, good morning, my dear students of 10th standard. Welcome back to my video lecture of social science, chapter number 20. Chapter number 20 का ये आखिरी लेक्चर होगा। तो चैप्टर का नाम है सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस। ठीक है, और आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं इस चैप्टर में वो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। जो प्रॉब्लम के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं पेज नंबर 174 के ऊपर वो टॉपिक का नाम लिखा है और उसका नाम है टेररिज्म इन कश्मीर। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेररिज्म इन कश्मीर कि एक ऐसी समस्या है ये जो सालों से चल रही है और जितनी भी हमारी अब से अभी तक गवर्नमेंट्स आई है इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, ठीक है, और सभी गवर्नमेंट ने इस समस्या का सामना अपने अपने तरीके से किया है। ओके, सम गवर्नमेंट्स आर गुड इनफ, सम गवर्नमेंट्स वर नॉट। ओके, और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका तुरंत सॉल्यूशन लाना वो पॉसिबल नहीं है। दूसरे भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिसका तुरंत सॉल्यूशन लाना पॉसिबल नहीं है। तो ये टाइप का ये प्रॉब्लम है और क्योंकि ये टेररिज्म की बात है, सो वी कैन literally say that because of the reason that there are so many innocent lives at stake due to this problem, and that is why it can be regarded as one of the most crucial problems of our country. Okay, कि काफी निर्दोष लोगों की जानों के ऊपर इसकी वजह से खतरा है, इसलिए ये प्रॉब्लम इंडिया का सबसे गंभीर समस्याओं में से एक गिना जा सकता है। That is the one thing. Another thing is that, जो कि हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सालों से ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि इतने सालों में so far काफी निर्दोष लोगों की जानें गई भी है। हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि प्रॉब्लम तो खत्म हो ही जाए, लेकिन वो कुछ इस तरह से खत्म हो जाए कि जिसमें कोई ज्यादा ब्लड शेड ना हो, दूसरे और निर्दोष लोगों की जानें ना जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो, गवर्नमेंट का कोई नुकसान ना हो, देश में शांति का माहौल बना रहे, और खास करके देश की जो दो मेजर कम्युनिटीज है, हिंदू और मुस्लिम, उनके बीच में कोई तनाव ना हो। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को हम ध्यान में लेकर इस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, दैट्स व्हाट दिस प्रॉब्लम टेल्स अस अबाउट। कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, अगर लाइक जम्मू और कश्मीर ये दोनों बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट के नाम हैं, तो ऐसा मिला कि जम्मू एंड कश्मीर एक पूरा स्टेट बनता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ज्योग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, अगर प्राकृतिक सौंदर्य से अगर देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल स्टेट है, सबसे ज्यादा। और अगर वहां पे एक नॉर्मल सिचुएशन होती है तो टेररिज्म और हॉस्पिटैलिटी के लिए स्टेट बहुत ही बढ़िया है। इनकेस इफ वी इमेजिन ऑन अ पॉजिटिव साइड कि अगर वहां पे शांति का माहौल है तो गवर्नमेंट को टेररिज्म और जिसको कहते हैं हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म, उसको डेवलप करने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है वहां पे, जहां पे इंडिया के बाकी सारे राज्यों में से टूरिस्ट लोग आ सकते हैं, खास करके समर सीजन में, और वहां की प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा सकते हैं। सिर्फ इंडिया के नहीं, बाहर के लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं और घूमने फिरने आ सकते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को आमदनी भी हो सकती है। सो विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल लोकेशंस, हमारा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेट है। दूसरी बात यह है, इट्स अ बॉर्डर स्टेट, इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है, दो ऐसे कंट्रीज जिनके साथ हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस जो है वो थोड़े क्रिटिकल है, थोड़े नहीं, मैं तो ये कहूंगा बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ठीक है, तो डिफेंस पर्पस से भी अगर देखा जाए
तो उस राज्य के ऊपर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी पड़ता है। और उसमें भी जब हमें ये पता चलता है कि ये कश्मीर के अंदर टेररिज्म चल रहा है, then we can say that it is one of the biggest challenges the government of India has to face. And it is such kind of a challenge, as I told you earlier, that the solution for such problem is not easily available and it cannot be implemented right up from that particular moment only. उसको तुरंत हम सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं अब आपको बता देता हूं, उसके बाद हम बुक में से रीडिंग करना शुरू करेंगे। थोड़ी बहुत बातें तो आपको भी पता होगी, but still I would just like to tell you as a brief background of this content कि ये प्रॉब्लम की जो जड़ है, the root cause of this problem was the British rule. हम 9th स्टैंडर्ड या इवन 8th स्टैंडर्ड में से भी एक चीज हम पढ़ते आए हैं कि the Britishers were they were successful in ruling our country due to their one policy, that is divide and rule. कि कम्युनिटीज जो है मेजर 2 कम्युनिटीज हिंदूज और मुस्लिम, वो उनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ही इस देश में अगर हम मीन्स हम रूल कर पाएंगे। अगर वो 2 कम्युनिटी एक होगी तो हम रूल नहीं कर पाएंगे, उनको मालूम पड़ गया। इसलिए उन्होंने दोनों कम्युनिटीज को, हिंदूज को और मुस्लिम को डिवाइड करने का काम किया। अदरवाइज जब ब्रिटिश रूल नहीं था तो 2 कम्युनिटीज में कोई झगड़े नहीं थे। यूनाइटेडली बोथ द कम्युनिटीज, पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज लिव्ड इन इंडिया वेरी पीसफुली। ऐसा हमारा इतिहास है जो कि बहुत ही हम उसके ऊपर प्राउड कर सकते हैं। लेकिन 100 साल पहले की अगर बात की जाए, when the British rule was still there in India, तो 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि बंगाल को डिवाइड किया गया। लॉर्ड कर्जन उस वक्त के जो वाइसरॉय जनरल थे, उन्होंने बंगाल को डिवाइड किया ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का बहाना देकर कि एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली हो पाए, इसलिए दोनों स्टेट को डिवाइड करना जरूरी है। ठीक है, एक हो गया ईस्ट बंगाल, दूसरा हो गया वेस्ट बंगाल। लेकिन उनका हिडन फॉर्मूला यह था कि एक बंगाल, एक हिस्सा जो उन्होंने रखा था डिवाइड, जिसमें हिंदुओं का मेजॉरिटी था, दूसरा हिस्सा ऐसा था जिसमें मुस्लिम का मेजॉरिटी था। तो इस तरह से लाइक ज्योग्राफिकली पॉलिटिकल मैप में जो हिंदूज और मुस्लिम हैं उन्होंने अलग करने का कोशिश किया। अनदर थिंग इज दैट दे टुक सम अदर इनिशिएटिव्स आल्सो, खास करके क्योंकि मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हिंदूज जो है मेजॉरिटी नंबर के हिसाब से। लेकिन उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लीडर्स को बुला के उनको इस बात पे कन्विंस किया कि आप लोग माइनॉरिटी में हो तो कभी ना कभी हिंदुओं की ओर से आपको अन्याय हो सकता है। ओके, ऐसा करके उनको उकसाया और बहुत सारे अलग इलेक्टोरेट राइट्स उनको दिए। ठीक है, इलेक्शन में उनकी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी गई, उनको उनके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग स्कूलों की स्थापना की गई, जो कि बिल्कुल जरूरी नहीं था क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक्चुअली एकता से बहुत ही अच्छी तरह से यूनिटी के साथ रह रहे थे और कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमने ऐसा कभी नहीं, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स के उनके एफर्ट की वजह से उनके दिमाग में ऐसा आ गया कि हाँ, हम माइनॉरिटी में हमें खतरा हो सकता है, तो हमें कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें हमें सेपरेट होना जरूरी है। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और धीरे 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 करके इस स्टेज पे हम लोग पहुंच गए जहां पे पूरा एक देश अलग बनाने की बात आ गई, मुस्लिम कम्युनिटीज को ध्यान में रखते हुए। और इसी मेंटालिटी की वजह से पाकिस्तान का जन्म हुआ। अदरवाइज आज जिस देश को हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, यू नो इट वेरी वेल दैट इट वाज वंस अपॉन अ टाइम पार्ट ऑफ इंडिया। वो इंडिया का हिस्सा था जो अलग देश बन गया। तो बात वहां तक पहुंच गई
कि कम्युनिटीज को लाइक डिवाइड करते करते उनकी एक अलग से पॉलिटिकल पार्टी भी बनी। आपको ये नाम भी पता होगा, मुस्लिम लीग ऐसा करके, जिनके लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो उनके और दूसरे कुछ लीडर्स के दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि अलग से कंट्रीज हमारा होना चाहिए, मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए अलग से देश होना चाहिए। जैसे ही हमें आजादी मिलती है वैसे हमारा ये देश अलग होगा, इंडिया अलग होगा, एक हिंदुओं का देश होगा, दूसरा मुस्लिमों का देश होगा। ऐसी गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो इस तरह से पहले स्टेट डिवाइड किए जा रहे थे, अब एक कंट्री को डिवाइड किया गया। और इसीलिए मैंने आपको पहले भी कभी ऐसा बोला है कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 को, we could not celebrate it as a grand occasion at that time, unfortunately. क्योंकि आजादी मिलने का तो खुशी था, लेकिन उससे ज्यादा भारी दुख ये था कि हमारा देश के टुकड़े हो रहे हैं। हाँ, हमने ये सहूलियत जरूर दी कि कोई भी कम्युनिटी, कि हमारा कंट्री सेक्युलर रहेगा। ऐसा तो लाइक हमारी फर्स्ट गवर्नमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया था कि यहाँ पे कोई भी हिंदू है या मुस्लिम है या पारसी, सिख है, ईसाई है, कोई भी यहाँ पे रह सकता है। इफ वी आर मेकिंग अ सेपरेट कंट्री इन पाकिस्तान, इट डजंट मीन कि सारे मुस्लिमों को पाकिस्तान जाना ही पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। जिनको जाना है पाकिस्तान में जा सकता है, लेकिन जो मुस्लिमों को इंडिया में रहना है वो यहाँ पे भी रह सकता है। तो ये एक पॉजिटिव बात थी कि बंटवारा होने के बावजूद इंडिया में हर एक कम्युनिटी के लिए इक्वल राइट्स है, उनके लिए स्थान है। ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए घोषित किया। लेकिन प्रॉब्लम जो एक आया था वो ये था कि एट दैट टाइम देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ मर्जिंग द प्रिंसली स्टेट्स इन इंडियन फेडरल यूनियन। क्योंकि ब्रिटिशर्स तो चले जाने वाले थे, तो फिर इंडिया का नक्शा कैसा रहेगा, इंडिया का कैसा मैप रहेगा, वो एक क्रूशियल पॉइंट के बारे में एक डिसीजन लेना जरूरी था। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया की क्या पोजीशन थी उसके बारे में सोचा गया। तब जाके मालूम पड़ा कि देयर वर 565 प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। जो राजाओं के जो रजवाड़े होते हैं, ऐसे 565 रजवाड़े थे इंडिया में। तो उनको पाकिस्तान में रहना है या इंडिया में रहना है, ठीक है, वो कैसे डिसाइड किया जाए। तो क्योंकि हमारा तो सेक्युलर स्टेट है, तो 2 क्राइटेरिया उसके लिए तय किए गए। ठीक है, सॉरी, 1 मेजर क्राइटेरिया दैट वाज डिसाइडेड अपॉन, कि जहां पे जो कोई भी कम्युनिटी की मेजॉरिटी है, ठीक है, उस मेजॉरिटी के को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया जाएगा कि वो पाकिस्तान में रहेगा या इंडिया में रहेगा। अगर ऐसा दिखता है कि 50-50 है, ठीक है, दोनों कम्युनिटीज, तो फिर उसके राजा को पूछ के डिसाइड किया जाएगा कि इंडिया में रहेगा ये स्टेट या पाकिस्तान में। तो जब कुछ स्टेट ऐसे थे जहां पे ओपिनियन जब लिया गया पब्लिक का, क्योंकि गिनती करना तो मुश्किल था, लेकिन कुछ पब्लिक का ओपिनियन लिया गया, तो उसमें 50-50 ओपिनियन मिल रहा था। ओके, तो ऐसे कुछ स्टेट थे जिसके बारे में हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। एक था हैदराबाद, दूसरा था जूनागढ़, ओके, और यहाँ पे तीसरा जो जिस स्टेट की हम चर्चा कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर। तो वहां पे बिल्कुल ऐसा सिचुएशन था कि प्रजा जो था उसका ओपिनियन 50-50 डिवाइडेड था। ओके, लेकिन उस वक्त जो राजा थे कश्मीर के, राजा हरि सिंह उनका नाम था, वो हिंदू थे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तक ऐसा डिसाइड नहीं हुआ है कि कश्मीर कहां पे रहेगा। उससे पहले पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया 1947 में। कश्मीर को इंडिया से छीनने गए। ओके, तो ये बहुत ही गलत तरीका है कि जो कंट्री खुद किसी हिस्से को अपना मानता है, उस हिस्से के ऊपर कोई कंट्री खुद अटैक करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। अपनी प्रजा को कौन इस तरह से परेशान कर सकता है अटैक करके, मार के?
तो पाकिस्तान ने वो काम किया। इसलिए राजा हरि सिंह जो थे उन्होंने इंडिया की मदद मांगी कि ये तो पाकिस्तान दुश्मनों की तरह हमारी और बर्ताव कर रहा है, तो आप हमारी मदद कीजिए। इंडिया ने हेल्प की, पाकिस्तान को हरा दिया। 1947 का इंडिया पाकिस्तान का सबसे पहला वॉर था। ओके, और फिर इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि जम्मू एंड कश्मीर को हमने प्रोटेक्ट किया है और उनके राजा ने हमसे मदद मांगी थी। एंड देन ही इंस्टेंटली गिव द परमिशन, क्योंकि इंडिया ने प्रोटेक्ट किया तो ये अब इंडिया का हिस्सा रहेगा। तब से जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। लेकिन टेररिज्म कैसे पैदा हुआ? तो वहां पे रहने वाले जो कुछ लोग हैं वो क्लियरली ऐसा मानते हैं कि ये जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, इंडिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज द रीजन व्हाई कॉन्स्टेंटली सिंस दैट टाइम टिल टुडे दे आर डूइंग द टेररिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया। और ये समस्या अभी तक चल रही है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली, जैसा मैंने आपको आगे बताया थोड़ी देर पहले, कि काफी निर्दोष लोगों की जानें भी अभी तक चली गई है। दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज। अब इतना डिटेल में टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, इसलिए मैंने अपनी ओर से आपको बताया। अब टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो हम पढ़ेंगे। टेररिज्म इन कश्मीर। ओके, इंडिया became independent 15 August 1947. Two separate nations, India and Pakistan, were formed. ये कुछ जनरल स्टेटमेंट्स है, आपको पता ही है उसके बारे में। पाकिस्तान has captured some part of Kashmir after independence. हाँ, एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को भी दिया गया था। जैसे इंडिया में जम्मू कश्मीर है, वैसे पाकिस्तान का भी कश्मीर है, जिसको हम पीओके के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो वो हिस्सा तो उनके पास है ही, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो हमारा हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर का, वो तो ऑब्वियसली हमारा एक अंतर्भूत एक हिस्सा है दूसरे राज्यों की तरह। ओके, और उसके ऊपर हमारा अधिकार है। लेकिन फिर भी स्टिल पाकिस्तान ट्राइज टू कैप्चर इट एवरी नाउ एंड देन। पाकिस्तान आज भी ऐसा समझ रहा है कि ये गलत तरीके से हमसे ले लिया गया जम्मू एंड कश्मीर, और हमसे छीनने की कोशिश करता है टेररिस्ट एक्टिविटीज के जरिए। उनका शायद ऐसा है दिमाग में कि टेररिज्म फैला के हम इनको इतना परेशान कर देंगे कि हार थक के ये जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर से अपना हाथ छोड़ देंगे और पाकिस्तान में उसको मिला लेंगे। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के मुकाबले इंडिया काफी ताकतवर कंट्री है, और जितनी बार वॉर हुए हैं पाकिस्तान के साथ हमारे छोटे मोटे, सब हर एक बार हमने उनको हराया है। जैसे क्रिकेट में हर बार पाकिस्तान इंडिया से हार जाता है, ओके, पिछले कुछ सालों से 20-25 साल से तो ऐसा ही हो रहा है। ओके, उसी तरह से वॉर में भी हमने उनको बार बार हराया है। बट स्टिल दे डोंट अंडरस्टैंड, द पॉलिटिशियंस एंड सम पीपल ऑफ पाकिस्तान आल्सो, दे डोंट अंडरस्टैंड एंड दे आर काइंड ऑफ initiating the terrorist activities in India through the terrorists. So still Pakistan tries to capture it every now and then. It has even fought wars for this. In every war, India has inflicted humiliating defeat to it. Okay, उसी वजह से पाकिस्तान ने हमारे साथ वही बात लिखी गई जो मैं आपको बता रहा हूँ कि काफी बार वॉर भी किया है, हर बार हमने उनको ह्यूमिलिएटिंग डिफीट, बहुत ही अपमानजनक तरीके से उनको हराया है पाकिस्तान को। ओके, तो फिर वॉर से अगर वो नहीं जीत पाते हैं तो फिर वो टेररिज्म कर रहे हैं। इसका सीधा जवाब ये है कि टेररिज्म हैज इंक्रीज्ड इन कश्मीर आफ्टर 1988 प्रिसाइजली। ठीक है, 1988 का साल लिखा गया, तो शायद उस वक्त उनको ऐसा आइडिया आया होगा कि वॉर में थे, वॉर में तो हमें उनको हराने की ताकत नहीं है इंडिया को, तो हम टेररिज्म करते हैं, कुछ टेररिस्टों को तैयार करते हैं जो हमेशा निर्दोष लोगों को, नागरिकों को परेशान करते रहेंगे, उनको उकसाते रहेंगे। ठीक है, क्या आप पाकिस्तान के हो, आप मुस्लिम हो, आप पाकिस्तान के हो, आपको ये स्टेट जो है वो इंडिया ने गलत तरीके से ले लिया है हमारे से, तो ये स्टेट जो पाकिस्तान में होना चाहिए। ओके, और उसी एक्टिविटीज की बदौलत काफी निर्दोष लोग जो हैं वो बेसिकली टेररिस्ट नहीं है, लेकिन काफी लोग कश्मीर के खुद ऐसा भी मानने लगेंगे कि हाँ, कश्मीर जो है वो
पाकिस्तान में होना चाहिए, और इसलिए वो लोग टेररिस्ट को साथ भी दे रहे हैं। ये एक दुख की बात है, ठीक है। सो ये एक्टिविटी जो है प्रिसाइजली 1988 से ज्यादा जोर पकड़ी है। द टेररिस्ट हैव टेरराइज्ड पीपल बाय किडनैपिंग, मर्डर्स, बॉम्ब एक्सप्लोजन एक्सेट्रा टू फुलफिल देयर मोटिव। ओके, जो त्रासवादी लोग हैं, टेररिस्ट लोग हैं, उन्होंने निर्दोष लोगों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया है, किडनैपिंग किए हैं, मर्डर किए हैं, बॉम्ब फेंके हैं अपना मोटिव को फुलफिल करने के लिए। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, फैमिलीज ऑफ मेनी कश्मीरी पंडित्स हैड टू माइग्रेट। इसके परिणाम स्वरूप काफी कश्मीरी लोगों को कश्मीर छोड़ के दूसरे राज्यों में माइग्रेट करना पड़ा। कोई भी इंसान अपना राज्य, अपना होम स्टेट छोड़ के कहीं और पे जाना पसंद नहीं करेगा, लेकिन ऐसे टेररिस्टों की वजह से परेशान होकर पब्लिक को माइग्रेशन भी करना पड़ा है, और जिन्होंने वहां रह के सामना करने की कोशिश की उनमें से काफी फैमिलीज की जाने भी गई है। हमारा हिस्ट्री ये सजेस्ट करता है, यहाँ पे तो ऐसा लिखा नहीं है, बट इट इज वेरी क्लियर कट इंफॉर्मेशन दैट आवर हिस्टोरिकल सम रेफरेंस बुक्स प्रोवाइड that thousands of people, innocent people living in Kashmir, have died so far due to terrorism in Kashmir. Thousands of such families are living refugees outside Kashmir. Terrorism in Kashmir is supported from across the border. Across the border यानी कि पाकिस्तान। हजारों फैमिलीज इस तरह से दूसरे राज्यों में चले गए, वो तो है ही, लेकिन फिर भी ये टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि उनको सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान से मिल रहा है। ओके, आगे का पैराग्राफ है, द इंटीग्रेशन ऑफ टेररिस्ट इज टू क्रिएट फियर। जो इंटेंशन है एक्चुअली टेररिस्ट का इंटेंशन जो है वो डर का, भय का माहौल खड़ा करना, वो उनका इंटेंशन है। फियर एंड इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता का वातावरण फैलाना इंडिया में, वो उनका एक इंटेंशन है। इंडिया इज डिटरमाइंड टू फेस देम फर्मली। हम लोग वैसे देखा जाए तो डिटरमाइंड है कि चाहे कुछ भी हो जाए, टेररिस्ट एक्टिविटी से परेशान होकर उनकी डिमांड्स को हम सरेंडर नहीं करेंगे, बल्कि उनको जवाब देंगे। टेररिस्टों की समस्याओं को हम अपने तरीके से हल करने का कोशिश करेंगे, और हमारी ओर से जो स्टेप लिए गए हैं उसमें ये भी हम कह सकते हैं कि काफी टेररिस्टों को हमने या तो पकड़ लिया है या तो फिर उनको मार डाला है। इस तरह से हम सक्सेसफुली फाइट कर भी रहे हैं। ओके, इंडिया opposes terrorism not only India but also anywhere, in any form and at any time, क्योंकि हमने टेररिज्म को फेस किया है इतने सालों से, और टेररिज्म पूरे वर्ल्ड की समस्या है, सिर्फ इंडिया की नहीं है। इसलिए वर्ल्ड में जहां कहीं पे भी टेररिज्म दिखता है और जहां पे ऐसी कोई समस्या है, वहां पे इंडिया टेररिज्म के सामने फाइट करने के लिए अपना सपोर्ट जरूर देता है। In order to end terrorism, soldiers of India have accepted martyrdom. एक बहुत ही प्राउड की बात है कि इंडियन आर्मी, इंडिया के जो भारतीय सेना के जो सैनिक है, ठीक है, उन्होंने टेररिज्म के सामने लड़ते लड़ते वो शहीद भी हो गए। काफी सैनिकों की जान भी गई, लेकिन हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि हम सो फार सक्सेसफुल हैं। काफी टेररिस्ट को हमने भी खत्म किया है। ओके, अब एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, सोशल इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म। कि टेररिज्म का जो प्रभाव है वो समाज के ऊपर किस तरह से पड़ता है। दैट पर्टिकुलर पॉइंट, इट्स अ काइंड ऑफ शॉर्ट नोट क्वेश्चन कि व्हाट आर द सोशल इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म। लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि मेंशन द सोशल इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म। तो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में पॉइंट वाइज दिया गया है, तो आपको उसी तरह से लिखना है। पहला पॉइंट है, टेररिज्म लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। नेगेटिव, सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है कि टेररिज्म से देश के टुकड़े होने की संभावना है, अगर सक्सेसफुली अगर उनके सामने हम नहीं लड़ पाए तो। ठीक है, तो कम्युनिटीज डिवाइड होती है, देश के टुकड़े भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, terrorism creates feeling of fear and suspicion among the people because of the activities like fear, robbery, violence, etc.
टेररिस्ट लोग जो है ये सारी एक्टिविटीज करते हैं। हमने आगे तो पढ़ा ही है कि वो किलिंग करते हैं, रॉबरी करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, वायलेंस करते हैं, फियर, भय, डर जो है वो सब फैलाते हैं समाज में। ठीक है, तो उसकी वजह से निर्दोष नागरिक जो है हमेशा डर में रहते हैं। घर से बाहर निकलने से पहले वो 1000 बार सोचते हैं। जिंदगी जो है उनका इतना अच्छा लेवल नहीं होता है। ओके, इट्स इफेक्ट इज फेल इन ऑल एज ग्रुप्स। उसका असर सारे जो बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, बच्चे हुए हैं, विमेन हैं, उन सबके ऊपर देखने को मिलता है। और उसकी वजह से एजुकेशन सफर्स एडवर्सली इन टेररिज्म अफेक्टेड एरिया। जहां पे वो ऐसे एरिया है जहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है लगातार, वहां पे बच्चे ठीक से पढ़ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि माँ बाप उनके जो होते हैं वही उनको स्कूल में भेजने से डरते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जो लोग ये समस्या का उसको फेस करते हैं उनको कितना दिक्कत होती होगी। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ टेररिज्म म्यूचुअल फेथ एंड फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड डिमिनिश। ओके, टेररिज्म की वजह से जो एक विश्वास का वातावरण है, ओके, या तो फिर जो एक भाईचारे का जो फीलिंग्स होता है वो भी खत्म हो जाता है। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे वातावरण में रहने वाले लोग वही सोचने लगते हैं कि क्या मालूम जिससे मैं बात कर रहा हूं वो इंसान खुद टेररिस्ट है। अचानक से पता चलता है, और कुछ ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट भी हो चुके हैं जहां पे लोकल एरिया में आसपास ही टेररिस्ट रहते हैं और लोगों को पता नहीं होता कि ये टेररिस्ट हैं। अचानक से वो बात उनके सामने आती है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि विश्वास का वातावरण नहीं रहता है, भाईचारे की कोई फीलिंग्स नहीं रहती है ऐसे एरियाज में। नेक्स्ट पॉइंट, मेनी टाइम्स इट लीड्स टू कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सोशल अरेंजमेंट्स आर shred into fragments। कई बार ऐसा होता है कि टेररिस्ट तो अपनी गलत एक्टिविटीज करते ही हैं, लेकिन उनकी गलत एक्टिविटीज की वजह से जो नॉर्मल लोग हैं दो कम्युनिटीज के, हिंदू मुस्लिम, वो झगड़ने लगते हैं, कम्युनल वायलेंस पैदा हो जाता है। ठीक है, और दोनों कम्युनिटीज के लोग ये समझते नहीं है कि एक्चुअली सब जो है टेररिज्म का एक प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो भले वो ना समझते हो, हमें समझना चाहिए। ठीक है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए उनको बढ़ावा मिले, उनको एक इंस्पिरेशन मिले, ऐसा कोई एक्टिविटी हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी कई बार इस तरह से कम्युनिटीज का बंटवारा हो जाता है, फ्रैगमेंट्स में वो बढ़ जाती है, केओस का माहौल हो जाता है, कम्युनल वायलेंस हो जाता है, जिसमें वापिस काफी निर्दोष लोगों की जानें जाती है, लाइव पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान भी उसमें होता है। केओस एंड अनरेस्ट इज जनरेटेड इन द सोसाइटी। सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। पीपल कैनॉट सेलिब्रेट सोशल फंक्शंस विद एंथुजियाज्म। दोनों कम्युनिटीज के बार बार काफी सारे फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं, सोशल फंक्शंस कोई ना कोई आते रहते हैं, लेकिन कोई भी कम्युनिटी का त्योहार है या सोशल फंक्शन कोई ठीक से फिर सेलिब्रेट नहीं कर पाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट इंटर रिलेशन कनेक्टिंग पीपल आर डिस्टर्ब्ड। की वजह से जो एक एकता का माहौल होना चाहिए, जो यूनिटी का एक होना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि दोनों कम्युनिटी के लोग रहते तो एक ही देश में हैं, तो फिर आइडियली मिलके ही रहना चाहिए। ओके, और ऐसी घटनाएं, ऐसी वारदातें होती हैं तो फिर वो यूनिटी अगर थोड़ी बढ़ भी रही है तो उस एफर्ट्स के ऊपर पानी फिर जाता है। ओके, सो टेररिज्म इतना खतरनाक है। तो ये सोशल इफेक्ट्स हमने देखा। उसके बाद इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ टेररिज्म, आर्थिक असर क्या होता है टेररिज्म का, अब वो चीज के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो है वो भी पॉइंट वाइज दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट है, बिकॉज ऑफ टेररिज्म conducive atmosphere for development of business and industry is not created। हमने आगे देखा कि स्कूल कॉलेजेस में बच्चे जाने से डरते हैं या तो माँ बाप उनको भेजते नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वैसा ही लेवल का जो नुकसान है वो बिजनेसेस को भी होता है,
इंडस्ट्रीज वहां पे वर्कर्स काम पे नहीं जाते, या तो फिर वो इंडस्ट्री फंक्शन ही नहीं करती है, कोई बिजनेस ठीक से ऑपरेट नहीं हो पाता है। सो द बिजनेस एंड ट्रेड रिलेशन आर एडवर्सली अफेक्टेड। एडवर्सली यानी कि बहुत ही एक्सट्रीमली और बहुत खराब ढंग से सभी बिजनेसेस के ऊपर टेररिस्ट एक्टिविटी का असर हो जाता है। ओके, दूसरा पॉइंट है, ड्यू टू नेगेटिव इफेक्ट ऑन बिजनेस इन इंडस्ट्री पीपल माइग्रेट टू अदर प्लेसेस। अगर जहां पे बिजनेस, इंडस्ट्री, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस कुछ भी अगर नहीं चल रहा है तो जाहिर सी बात है लोग ऐसे माहौल में हमेशा के लिए नहीं रह सकते, इसलिए वो माइग्रेट करके दूसरे राज्यों में या तो उसी राज्य के कोई दूसरे एरियाज में चले जाते हैं। आपको पता ही होगा शायद फिल्मों में या सीरियल में या तो कहीं पे भी ऐसा देखा होगा या सुना होगा, न्यूज में या तो न्यूज़पेपर के जरिए आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे ही कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक होता है, कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है या ऐसा कुछ होता है, तो फटाफट वहां पे आसपास की दुकानें, ऑफिस, मार्केट वगैरह सब बंद हो जाता है, सब अपने घरों में चले जाते हैं, कर्फ्यू का माहौल हो जाता है, कोई बाहर नहीं दिखता है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ टाइम तक ऐसा रहता है, और लगातार अगर ऐसी घटना उसी एरिया में होती रहती है तो फिर ऐसा माहौल परमानेंटली बन जाता है। और फिर बिजनेस करने वाले लोग या फैक्ट्री चलाने वाले, इंडस्ट्री चलाने वाले लोगों को जब ये विश्वास हो जाता है कि हमारा बिजनेस यहाँ पे नहीं चल सकता है, तो फिर उनको माइग्रेट करके जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम रिच इंडस्ट्रियलिस्ट, एम्प्लॉइज एंड बिजनेसमैन। कुछ टेररिस्ट लोग जो है वो एक्सटॉर्शन भी कर रहे हैं। एक्सटॉर्शन करना यानी कि रैंसम मनी मांगना, हफ्ता वसूली जिसको हम बोलते हैं, आपने हिंदी वर्ड ये सुना होगा फिल्मों में। ठीक है, उनको ब्लैकमेल करके फोन के द्वारा या तो पर्सनली उनको मिलके, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, उनको ब्लैकमेलिंग करके उनसे पैसे हथिया लेते हैं कि आप अगर कोई आपकी सलामती चाहते हो तो आपको इतने पैसे हमें देने पड़ेंगे, वरना आपके बेटे को हम उठा लेंगे, ठीक है, आपको मार डालेंगे। ऐसा अलग अलग धमकियां देके उनको ब्लैकमेलिंग किया जाता है। और क्योंकि उनका भी एक्टिविटी चलाने के लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऑब्वियसली वो कोई कमा के नहीं पैसे पैदा करते, वो इस तरह से धाक धमकी देके, ब्लैकमेलिंग करके, या तो एक्सटॉर्शन से या रैंसम, किसी का किडनैपिंग कर लिया, ऐसा कुछ करके वो पैसे पैदा करते हैं, और वो बात जो है लाखों करोड़ों की होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, टेररिस्ट्स आर एंगेज इन एंटी सोशल एक्टिविटीज। टेररिज्म का उनका एक पॉलिटिकल या दूसरा कोई पर्पस तो होता ही है, लेकिन साथ में वो कम्युनिटीज को बिगाड़ने का भी काम करते हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज भी करते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रग ट्रैफिकिंग, जो बैन ड्रग्स होती है, नशे वाली दवाइयां वगैरह, ड्रग्स, ठीक है, वो बेचते हैं और उससे ब्लैक मनी कमाते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड इन द कंट्री। दो टाइप के प्रॉब्लम एक साथ में खड़े होते हैं, ये ड्रग्स को बेचने का काम और फिर यंग जनरेशन को उसका एडिक्शन करवाने का काम टेररिज्म करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका इकोनॉमिक इफेक्ट भी हमारे ऊपर पड़ता है, सोशल इफेक्ट भी उसका पड़ता है हमारे ऊपर। ओके, फिर आगे, टेररिस्ट डिस्ट्रॉय रेलवे, रेडियो स्टेशन, रोड्स, ब्रिजेस, अदर गवर्नमेंट ऑफिसेस एक्सेट्रा। जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं बार बार, जिसमें रोड है, रेलवे ट्रैक है, गवर्नमेंट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज, इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन यूनिट, ठीक है, और बहुत सारे दूसरे पब्लिक प्लेसेस। काफी बार आपने ऐसा सुना होगा कि किसी मॉल में या तो उसके पार्किंग में या तो फिर ऐसी कोई जगह पे जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा होती है, वहां पे अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग इंजर्ड होते हैं, वो प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। ओके, सो रेलवे, रेडियो स्टेशन, रोड, ब्रिजेस, गवर्नमेंट ऑफिस, सभी का नुकसान करते हैं वो लोग। करोड्स ऑफ रुपीज हैव टू बी स्पेंट टू रीएस्टैब्लिश देम। अब जब डिस्ट्रॉय करने की बात होती है तो वो तो कुछ ही सेकंड्स में ये सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन
गवर्नमेंट को जब ये वापस बनाना होता है तो उसके लिए सालों लग जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तब जाके वो नया बनता है। तो इस तरह से आर्थिक नुकसान गवर्नमेंट को भी होता है। गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड करोड़ ऑफ रुपीज फॉर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, करोड़ों रुपए गवर्नमेंट को खर्च करने पड़ते हैं लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, क्योंकि ऐसे एरिया में ज्यादा आर्मीज की जरूरत पड़ती है, ज्यादा पुलिस की जरूरत पड़ती है, ज्यादा वेपन्स की जरूरत पड़ती है। जितने ज्यादा एम्प्लॉइज गवर्नमेंट काम पे लगाते हैं उनको सैलरी देना पड़ता है। तो इस तरह से करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के खर्च होते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करने में। लास्ट पॉइंट है, एज अ रिजल्ट ऑफ टेररिज्म स्टेट एंड नेशनल ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री हैव टू सफर अ ग्रेट लॉस। ओके, हम जब कश्मीर के बारे में बात करते हैं तो बहुत शुरुआत में ही मैंने बताया कि बहुत ही सुंदर स्टेट है, प्राकृतिक सौंदर्य की तरह से अगर देखा जाए तो इट्स अ वेरी नेचुरली गिफ्टेड स्टेट इन टर्म्स ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी। ओके, सीइंग सीनरीज एंड साइट्स, उसके हिसाब से एक ऐसा स्टेट है जहां पे टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस या जो एक्टिविटी है वो आराम से हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उसको डेवलप कर सकते हैं। ओके, लेकिन जब टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही होती है तो ये सब पॉसिबल नहीं होता है। एंड देयरफॉर इट इज रिटन कि स्टेट नेशनल ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, ठीक है, उसको काफी नुकसान होता है, क्योंकि कोई ऐसे एरिया में फिर भले ही जितना सुंदर हो लेकिन फिर भी फिर वहां पे कोई आता जाता नहीं है। तो इस तरह से टेररिज्म इज सोशली एज वेल एज इकोनॉमिकली हार्मफुल, thus it is necessary to solve this problem। बहुत तरीकों से ये एक्टिविटी जो है वो हमारे लिए नुकसानकारक है, इसलिए उसका सोल्यूशन लाना जरूरी है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसका सोल्यूशन लाने के लिए हम सक्सेसफुली काफी सालों से एफर्ट कर रहे हैं और हमारे जितने भी एफर्ट है वो सो फार सक्सेसफुल रहे ही है। लेकिन फिर ये चीज भी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि दिस इज सच अ प्रॉब्लम whose solution cannot be found immediately, कि आज हम जितने भी एफर्ट्स लगाएंगे तो कल जाके खत्म हो जाएंगे ये प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं हो सकता। इट टेक्स टाइम। ओके, इट टेक्स टाइम। सो इसके साथ हमारा ये 20th लेसन जो है वो खत्म हो जाता है। ओके, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड टू कंप्लीट द एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। ओके, आफ्टर रीडिंग दिस लेसन ट्वाइस और 3 टाइम्स, और एक्सरसाइज के लिए आप ओशन पब्लिकेशन यूज करो, बेस्ट बुक है एक्सरसाइज रेफरेंस बुक आपको अगर यूज करना है तो। अदरवाइज सारे आंसर इसमें से आपको मिल सकते हैं, और अगर आंसर नहीं मिल सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के या तो फिर मुझे मैसेज करके आप मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आने वाले लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। बाय बाय।